नमस्कार, मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर सेट्स, रिलेशन और फंक्शन की क्वेश्चन करेंगे। सेट्स, रिलेशन और फंक्शन का जो चैप्टर है इसमें कौन-कौन से टॉपिक शामिल है आपके सामने है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। आज का अपना पहला क्वेश्चन सेट्स समुच्चय से है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक सेट एक्स दे रखा है। एक सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट है 0, 5 और एक सेट के अंदर 5 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक सेट एक्स में 3 एलिमेंट है, 0 है, 5 है और एक मझले कोष्ठक के अंदर 5 है। यानी कि ये एक सेट है, लेकिन इस सेट का ये एक एलिमेंट है। तो आपके सामने 3 एलिमेंट है यहाँ पे। इन तीनों एलिमेंट से जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सब सेट का एक सेट बनेगा, वो पावर सेट होगा। जैसे यहाँ पर 0 है, ये 0 एलिमेंट है। अगर इसके हम इस 0 एलिमेंट के अगर हम ये वाला कोष्ठक लगा दे तो ये सेट बन गया एक। ऐसे ही 5 से अगर इसके भी अगर ये लगा दे और ये वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर भी, तो तीनों एलिमेंट को सिंगल सिंगल करेंगे और मझला कोष्ठक में अगर बंद कर देंगे तो ये 3 सेट बन गए। ऐसे ही दो दो एलिमेंट से बनाएं 0 और 5 को लेके एक सेट ये बनेगा 5 को, और जो ये वाला एलिमेंट है थर्ड, इन दोनों को लेके बनाएंगे तो ये वाला एक सेट बन जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट से, यानी कि 0 और थर्ड वाला जो एलिमेंट है इनको लेके एक सेट बनाएंगे तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा। और इन तीनों से भी बनेगा एक, वो होगा 0, 5, एक सेट ये खुद भी होगा। और इन तीनों को एक ब्रैकेट में अगर बंद कर देंगे तो ये भी सबसेट हो गया। लेकिन ध्यान दो, एक ऐसा और है जो किसी भी सेट का सबसेट होता है, वो होता है शून्य सेट, वो होता है नल सेट, और उसको हम केवल फाई के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार इन सबको अगर एक सेट में शामिल कर दें, इन सबको ऐसे एक सेट में शामिल कर दें, एक जगह कर दे, तो जो सेट बनेगा उसे हम पावर सेट कहते हैं। यहाँ पे टोटल सबसेट है वो 8 बने हैं। कितने बने हैं? 8, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट करते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट करते हैं तो टोटल सबसेट आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो टोटल 8 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 8। अब सवाल जो पूछा गया है वो एलिमेंट से ही पूछा गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है, पूछा यही गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ जी, क्या 5 इसका एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है। क्या ब्रैकेट के अंदर 5? बिल्कुल है। क्या ब्रैकेट में ब्रैकेट फिर 5? बिल्कुल है। क्या 0 इसका एलिमेंट है क्या? नहीं है। आपको कहीं भी 0 नजर नहीं आ रहा।
यहाँ पे ये 0 नहीं है, ठीक है ना, ये 0 नहीं है, ये 0 तो इस कोष्टक के अंदर एक पूरा क्या है, सेट है, ये पूरा एक सेट ही यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन वो आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है, तो ये चौथा वाला कथन है वो गलत है। 0 है इस पावर सेट का, इस पावर सेट का एलिमेंट नहीं है, इस पावर सेट का एलिमेंट नहीं है, ये आपका पावर सेट है, ये आपका क्या है, पावर सेट है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट है वो पावर सेट या घात समुच्चय में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इसको थोड़ा सा यहां समझिए। जब एक सेट ए और एक सेट बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ऐसे ही ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे तो दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना, आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां अगर क्या है, यूनियन है, तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाएगा। यही दो है जो स्टैंडर्ड डी मॉर्गन्स लॉ है, इनको ही ध्यान में रखना आपको, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो कौन सा नियम नहीं है, वैसे तो दो है, ये मेन है, इन्हीं के आधार पे हम और भी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे सेकंड वाला, यहां यूनियन है, यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है, तो यहाँ उल्टा इंटरसेक्शन हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन है, ये भी सही है। यहाँ यूनियन है और यहाँ भी यूनियन है, यही गलत है। तो ये नियम नहीं है, यहाँ पर ये नियम नहीं है, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। अब पहले वाला ऑप्शन को हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो ए का और बी का जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, एक इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर दो सेट ए और बी बराबर है, दो सेट ए और बी बराबर है, यानी कि सेट ए का ही ए में चेक करूं मैं, तो ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए और ए के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करो, चाहे उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करो, दोनों ही में आंसर क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। ए और ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भी ए का कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ए और बी को बराबर कर देंगे तो भी पहला ऑप्शन आ जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अच्छा, ये क्वेश्चन है रिलेशन का। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ थोड़े से सिंबल है वो अजीब से है,
तो मैं थोड़ा इसको आसान भाषा में लिख लेता हूँ अपनी तरफ से और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं एक रिलेशन ए टू बी है, ए टू आर, ए टू बी। अब मान लेते हैं ए टू बी इस प्रकार है कि मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये कंडीशन आपको यहाँ पे साथ में दे रखी है कि ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 बनेगा। तो यहाँ पे आर है वो कैसा है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तुल्यता है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी या इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, समतुल्य की बात करें तो इसमें क्या होगा, ए से इस प्रकार रिलेट करेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल 1 होगा। कारण ये है कि ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी है। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी। इस प्रकार रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, रिलेशन वो कैसा है? और रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करें सिमेट्रिक, हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, अगर ए टू बी, अगर ए बी से इस प्रकार रिलेट है तो बी है वो भी ए से रिलेट होना चाहिए। अब ये तो हमें पता ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी, ये तो रिलेशन है ही। अब इसकी मदद से ये हमें चेक करना है, कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को मैं आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर ए को मैं आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और कोस स्क्वायर बी को मैं आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी उसकी मदद से बराबर में कितना है 1। अब वापस 1 प्लस 1 कितना 2, ये प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये दोनों माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के। तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आपके पास आया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में कितना आ गया 1। इसका मीनिंग क्या है, जब ए बी से रिलेट हो रहा था तब ये कंडीशन ये बन रहा था, अगर ये बन रहा है तो बी ए से भी रिलेट हो रहा है यहाँ पे, तो बी का रिलेशन ए से भी है, तो बी रिलेटेड टू क्या है ए। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन वो सिमेट्रिक है। रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है संक्रामक, ट्रांजिटिव हमें चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब ए बी से एंड बी का सी से, तो ए है वो सी से भी रिलेट करे, अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नहीं होगा। चेक करते हैं, अगर ये है इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 है। अगर ये भी है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी की वैल्यू भी 1 के बराबर है। ये दोनों है तो वो चेक करना है। चेक करते हैं, यहां आइडेंटिटी से मैं
साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और इसमें कोस स्क्वायर अगर सी को रखूं, देखो ए और सी को रख लो, कोस स्क्वायर सी को रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस 1 कितना, 2, ये माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, अब साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी आइडेंटिटी से 1 होता है, तो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब यहां भी ये 1 के बराबर है, तो ये दोनों तो 1 के बराबर थे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी भी 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक गलती से कोस स्क्वायर सी है, क्या है, कोस स्क्वायर सी है, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, इसका मतलब यहाँ पे ए है वो रिलेट है किससे, सी से, अगर तीनों है, अगर तीनों है तो इसका मतलब रिलेशन आपका कैसा है, इक्विवेलेंस है, कैसा है, इक्विवेलेंस है, तुल्यता है, कैसा है, तुल्यता, आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन, अगर फंक्शन समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों है तो वो तुल्यता होता है, कैसा होता है, तुल्यता, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, फंक्शन का क्वेश्चन है, और फंक्शन में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक फंक्शन दे रखा है और उसका परिसर पूछा है, क्या पूछा है, परिसर, आपको रेंज पूछी गई है, डोमेन नहीं पूछा, यहाँ पे प्रांत नहीं, आपको परिसर पूछा है, तो सबसे पहले तो फंक्शन है वो है x बट्टा में, अब ये जो बट्टे में दे रखा है, बट्टे में जो आपको दे रखा है वो एक स्पेशल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है, यहां पर इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है, कि इसमें x की वैल्यू क्या इनपुट कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन होगी, प्रांत होगी, इनपुट होगा तब फिर आउटपुट चेक करेंगे, आउटपुट ही इसका परिसर होगा। तो सबसे पहले इनपुट में क्या क्या x का मान हो सकता है, तो जब भी फ्रैक्शन हो तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 0 कब होता है वो चेक कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी हो, जब जब ऐसा होगा x का मान यहां रखने पे, x का मान इस इंटरवल में होगा तो x का मान यहां रखने पे इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी, तो 0 या फिर इसी को हम 0 को शामिल कर लो और 1 को छोड़ दो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर x के ये मान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन मानों पे तो इसका मान 0 आएगा और बट्टे में 0 का मतलब फंक्शन परिभाषित नहीं है, तो हमें तो फंक्शन को परिभाषित करना है, हमें तो फंक्शन को परिभाषित करना है, इसका मतलब x का मान, यहाँ पे ध्यान देना, हम डोमेन के रूप में अगर प्रांत पूछी होती यहाँ पे तो क्या होती, तो डोमेन है x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये वाले x के मान नहीं होंगे, क्योंकि इन x पे बट्टे में 0 बनता है, और बट्टे में 0 का मतलब अपरिभाषित, इसका मतलब सभी रियल नंबर ले लो, छोड़ को किसके, किसको छोड़कर, इस वाले
इंटरवल को छोड़कर, इस वाले इंटरवल को छोड़कर x का कोई भी रियल नंबर ले लो, फंक्शन डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। तो ये तो आ गई डोमेन। इस डोमेन को लिखने के और अलग तरीके हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं कि रियल नंबर में से ये हटाना है तो कौन कौन से शामिल होंगे? तो 0 शामिल नहीं करना, इसका मतलब x का मान है वो लेस देन 0। 0 से सभी छोटे मान हम ले सकते हैं छोड़ के 0 को। फिर इस इंटरवल को छोड़ रहे हैं अभी। फिर एक यहां शामिल नहीं है, इसका मतलब एक को हम यहां पे शामिल कर सकते हैं डोमेन में। एक को हम शामिल कर सकते हैं, x का मान है वो 1 या 1 से बड़ा होगा। x का मान है वो 1 या 1 से बड़ा, ठीक है ना? 1 या 1 से बड़ा होगा। इंटरवल में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे माइनस इंफिनिटी से 0, 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है और प्लस इंफिनिटी तक है, प्लस से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी कभी शामिल होता नहीं है। इन दोनों का यूनियन कर लो तो ये बात एक ही है सभी, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब एक ही है, सब एक ही है। अच्छा, अब ये तो डोमेन है, प्रांत है, ये तो x के मान हो सकते हैं, ये इनपुट है। अगर ये इनपुट यहाँ पे डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? वो प्रेशर है। आउटपुट क्या आएगा? वो प्रेशर है। अब आउटपुट हम यहाँ पे चेक करते हैं, समझना आगे क्वेश्चन को। प्रेशर रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे बट्टे में है आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो बट्टे में है। हम मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू n है। इसकी वैल्यू क्या है? n। n यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही आती है। n एक यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। अगर x का कोई भी मान रखने पे इसकी वैल्यू n आ रही है तो x क्या क्या पॉसिबल है? x का मान या तो n के बराबर है या n से बड़ा है, लेकिन n प्लस 1 से बड़ा नहीं, इससे छोटा ही मिलेगा। n प्लस 1 से बड़ा नहीं, इससे छोटा ही मिलेगा। तो ये x का मान हो सकता है और n भी हो सकता है। तो ये एक इंटरवल बन गया यहाँ पे। इस इंटरवल में x से कोई भी मान यहाँ रख दो, इसका आंसर हमेशा ही n आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, जैसे मैं यहाँ पे 1 ले लूं, क्या ले लूं मैं? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो 2 लेना नहीं है, 1 लेना है। 1 और 2 के बीच में जितने भी मान वो सब लेने हैं। जैसे मैंने 1 लिया तो आंसर क्या आ गया? 1। मैंने 1.1 लिया तो भी आंसर क्या आ गया? 1। मैंने 1.114 मान लो ले लिया तो भी क्या आ गया? 1। और मैंने 1.9 लिया तो भी क्या आ गया? लेकिन 2 नहीं लेना, क्योंकि 2 पे तो 2 आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप देख पाओगे यहाँ पे प्रत्येक जगह प्रत्येक जगह प्रत्येक जगह 111 ही आ रहा है। तो ये n है, ये n है और ये x है। तो मैंने x अलग अलग लिए, लेकिन सभी के लिए वैल्यू आ रही है एक, जिसको मैंने क्या बोला? n। तो किसी वैल्यू x के लिए इसका मान n कब आएगा? जब x इस इंटरवल में होगा, x इस इंटरवल में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये समझा दिया, ये मैंने एक इंटरवल ले लिया, ठीक है ना? तो इसका मान n होगा या n से, सॉरी, x का मान n होगा या n से बड़ा होगा, लेकिन x का मान n प्लस 1 से छोटा ही होगा। n प्लस 1 से क्या होगा? छोटा। जैसे यहाँ देखोगे 1, 1.1, 1.4, 1.9 है, तो 1 से तो बड़े हैं, 1 भी है और 1 से बड़े भी है, लेकिन 2 नहीं, 2 नहीं है। इसका मतलब n है लेकिन n प्लस 1 से छोटे। तो ये ध्यान रखना है। अब आओ क्वेश्चन पे, इसको समझना अच्छे से। ये सवाल खूब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब क्वेश्चन पे, तो मैंने कोई इंटरवल ले लिया। अब दो कंडीशन आपके पास यहाँ पे, ये दो कंडीशन है, x का मान 1 या 1 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो इन दोनों केस में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? रेंज। तो पहला हम चेक कर लेते हैं x ग्रेटर देन 1 पे, और फिर हम चेक कर लेंगे x लेस देन 0 पे।
हाँ जी, एक तो इस पे चेक कर लेंगे, एक इस पे चेक कर लेंगे। हाँ सर, हम मान लेते हैं कि एक या एक से बड़ा कोई नंबर है जहां उस नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n है, इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पे x है, वो n इसके आधार पे ले रहे हैं, x है वो n के बराबर या फिर n से बड़ा होगा, सॉरी n+1 से छोटा होगा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं जब x की जगह हमने क्या लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह हमने क्या लिया है, अब इस पूरे व्यंजक को, पूरे इनइक्वलिटी को n से डिवाइड कर दो। n का मतलब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो n का मैं भाग कर रहा हूं, कोई दिक्कत। n में n का भाग करेंगे 1 आएगा, और ये 1+1 में n आ जाएगा। अब ध्यान देना, जब मैं x में भाग दे रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसका मतलब n है, तो ये फंक्शन खुद ही है, इसकी जगह मैं फंक्शन लिख सकता हूं f। समझ गए, यहां पे ये फंक्शन ही है, क्योंकि n की जगह आप क्या रख सकते हो, ये वाला x बटा में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही फंक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरवल चेक करना है, अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगा, उसका एक इंटरवल आएगा, वो चेक करना है। इसका मतलब फंक्शन है, इसका मान यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, और यहाँ पे n का मान है वो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। n का मान है वो 0 से बड़ा, यहाँ तो 1 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर एक धनात्मक संख्या है, और यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी धनात्मक संख्या ले लो, इसका जो मान आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। अब यहाँ हम अगर इसकी लोअर लिमिट ले चुके हैं, तो यहाँ पे अपर वाली लेंगे, ऊपर वाली लिमिट लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब इसका जो हमें मान लेना है वो मैक्सिमम मान लेना है, इसका ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है, ये ध्यान दो। ये 1 है और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के पास जा सकती है, इसकी वैल्यू अगर 1 के नजदीक जा सकती है, अगर 1 जोड़ेंगे तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 2 के नजदीक चली जाएगी, लेकिन 2 नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू है वो 2 के नजदीक जरूर जाएगी, लेकिन 2 नहीं होगी। इसका मतलब 2 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 के नजदीक हम पहुंच जाएंगे, तो ये इंटरवल इससे बनेगा। अब इधर वाला नंबर, जब x के मान 0 से छोटे हो तो फंक्शन कैसे ट्रीट करेगा, उसमें x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे, 0 से छोटा है, इसका मतलब x के मान कैसे हैं, ऋणात्मक है। तो वापस इसी को हम n के बराबर मान के चलते हैं, इसको रिपीट करना क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा। x कोई इंटरवल के बीच में हम चेक करें, अगर इस इनइक्वालिटी को मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब यहाँ पे इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर मैं -n से डिवाइड करता हूं, कोई n ऋणात्मक नंबर है, अब n का मान कोई भी ऋणात्मक नंबर है, तो यहाँ पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। n से डिवाइड होगा तो आंसर क्या देगा, 1। हाँ जी, यहाँ पे भी n आ जाएगा डिवाइड में, और अब यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, यहाँ पे आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, 1+1 अब वापस यहाँ पे जैसे यहाँ समझा था वैसे ही वहां समझना है। इसका मान है यहाँ पे, इसका जो मान है यहाँ पे
तो ये मैक्सिमम मान है, 1 शामिल हो सकता है, और अब इससे बड़ा होगा यानी कि लोअर लिमिट इधर से आएगी। अब इसका मान हमें कम से कम लेना है, कम से कम क्या ले सकते हैं, वो चीज सोचनी है यहाँ पे। अब आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि n का मान है वो 0 से कोई छोटा नंबर है, इसका मतलब n यहाँ पे कोई ऋणात्मक संख्या है। n अगर ऋणात्मक संख्या है, n अगर ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे 1/n का मान 0 से -1 के बीच में 0 से -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी अगर मिनिमम वैल्यू हमें चेक करनी है तो नेगेटिव नंबर बड़ा लेना है, नेगेटिव नंबर हमको बड़ा लेना है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 0 के नजदीक ले जा सकते हैं, क्योंकि छोटा चाहिए, 0 के नजदीक ले जा सकते हैं। 0 के नजदीक ले जाने के लिए 1/n की वैल्यू 1 के नजदीक जाएगी, -1 के नजदीक जाएगी, तो इसका जो मान आएगा वो 0 के नजदीक चला जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा, 0 के नजदीक चला जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 है वो ओपन ब्रैकेट के साथ है। अब इससे ये इंटरवल आया है, इससे ये इंटरवल आया है, इन दोनों इंटरवल का यूनियन हमारा आंसर होगा, और इन दोनों को इंटरवल का जो यूनियन होगा वो होगा 0, और इधर क्या आ जाएगा, कैसे नंबर लाइन पे शो करके भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ये। इसे हम नंबर लाइन पे अगर शो करना चाहें तो यहाँ आपको मैं बताऊं, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, ये 0 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, सॉरी 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। तो यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ये 0 है, शामिल नहीं होगा, 2 भी शामिल नहीं होगा, और इसके बीच में जो आएगा वो पूरा का पूरा इंटरवल हो जाएगा, वो रेंज कहलाएगा। तो 0 से 2 के बीच में सारे मान, लेकिन 0 और 2 शामिल नहीं होंगे। आपका जो आंसर बन जाएगा यहाँ पे, आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करना, आगे एग्जाम्पल ऐसे और करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, ये वाला ये क्वेश्चन भी फंक्शन का है, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है वो एक नहीं है, 1 1 नॉट 1 1 नॉट 1 1 नॉट 1 1। अच्छा, इसको करने के भी कई तरीके हैं। यहां हम इवन और फंक्शन के हिसाब से हम सोचते हैं। देखो दो चीजें, अगर x की वैल्यू दो कोई अलग अलग x के मान या समान, जैसे कोई x1 और x2 लेता हूं मैं, दो अलग अलग, दो x1 और x2 दो अलग अलग लेता हूं, या फिर x1 और x2 जो वैल्यू मैं लेता हूं यहाँ पे, और फिर उस वैल्यू को x1 और x2 फंक्शन में रखता हूं, x की कोई दो वैल्यू लेता हूं, फंक्शन में रखता हूं, फंक्शन के मान निकालता हूं, यदि वहां पे फंक्शन की वैल्यू दोनों जगह बराबर आ जाए तो मतलब फंक्शन है वो इवन है। फंक्शन क्या है, इवन है, और फंक्शन जब इवन होगा तो वो नॉट 1 1 होगा, नॉट 1 1 होगा। इसी प्रकार कोई दो वैल्यू x1 और x2 मैं लूं और फंक्शन में x1 रखूं और उसी फंक्शन में x2 रखूं, फिर उनकी वैल्यू निकालूं और वो दोनों क्या आ जाए, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ओड है, और ओड फंक्शन होगा वो हमेशा 1 1 होगा, वो क्या होगा 1 1 होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना। तो ये दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन दोनों बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो होता है आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, और एक होता है ओड फंक्शन। इवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं होते हैं, ओड फंक्शन 1 1 होते हैं। ओड किन्हें कहते हैं, x के कोई दो मान ले लो और वो दोनों मान फंक्शन में रखो, यदि उन दोनों मानों के लिए दो डिफरेंट वैल्यू, दोनों मानों के लिए फंक्शन की वैल्यू समान आ जाती है, इवन है,
और अगर नॉट इक्वल है तो ओड है, नॉट इक्वल है तो ओड है। x1 और x2 हमने दो नंबर लिए अलग अलग, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें, इस क्वेश्चन को करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों में से कौन सा एक एक नहीं है वो बताना है। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन अगर हम चेक करें तो फंक्शन आपके पास मान लो क्या है, ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स है। तो मैं x है उसकी जगह माइनस एक्स रख लेता हूँ, तो मैं x की जगह क्या रख लेता हूँ, माइनस एक्स। तो एक तो x है ही, वो x1 मान लो, और मैं मेरी तरफ से x2 ले रहा हूँ, तो माइनस एक्स रखूँ, e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो e की पावर प्लस एक्स। इसको अगर अरेंज करूँ तो माइनस बाहर लूंगा मैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब दो अलग वैल्यू लेने से फंक्शन की वैल्यू अलग लग जा रही है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स है वो नॉट इक्वल है एफ माइनस है, यानी कि एफ एक्स वन है ये एक्स टू, ऐसे मान लो। अगर नॉट इक्वल है तो फंक्शन ओड है, ओड है तो वो वन वन है। इसका मतलब पहला तो एक एक है। अब दूसरा ए की पावर, दूसरा फंक्शन भी एक्स के बराबर मान लूंगा, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बटा में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस है, ये वाला फंक्शन है अपने पास। अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स यूज कर लेता हूँ, जैसे एक जगह वन है तो दूसरी जगह माइनस वन यूज कर रहा हूँ, तो ये एक्स है इसमें, तो मेरी तरफ से माइनस एक्स रख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, माइनस है, ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस एक्स और ए की पावर, अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लूं मैं, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा में ए की पावर, अरेंज कर लो आगे एक्स ए की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं। इसका मतलब एक्स पे फंक्शन की वैल्यू ये है और माइनस एक्शन पे एक्स पे फंक्शन की वैल्यू ये है, लेकिन नेगेटिव के साथ। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट है तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे फंक्शन ओड है। फंक्शन क्या है, ओड है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एफ एक्स बराबर नॉट इक्वल एफ माइनस एक्स, तो ये ओड फंक्शन है। अगर फंक्शन ओड है तो एक एक है, ये भी एक एक है। तीसरा तीसरा है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। इसको अगर मैं चेक करूं, इसको अगर मैं चेक करूं, मान लेता हूं कि ये फंक्शन भी एफ एक्स के बराबर है, e की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स की जगह मैं माइनस एक्स यूज करता हूं, तो माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए की पावर, इसे अरेंज भी करेंगे, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आप यहाँ पे देख पाओगे क्या, कि ये तो सेम का सेम ही है, ये तो सेम का सेम ही है। इसका मतलब एक्स पे जो आंसर दे रहा है वही माइनस एक्स पे दे रहा है, तो दो डिफरेंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन इवन है। फंक्शन क्या है, इवन है। फंक्शन क्या है, इवन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ एक्स बराबर क्या हो रहा है, एफ माइनस एक्स। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका इवन है। इवन फंक्शन होते हैं वो नोट वन वन होते हैं, नोट वन वन होते हैं। आपका आंसर तो यही है, आपका आंसर तो यही है, ये वाला आपका, ये वन वन नहीं है। लास्ट वाला और चेक कर लेते, ए की पावर माइनस टू एक्स, ए की पावर माइनस टू एक्स, ए की पावर माइनस टू एक्स, ए की पावर माइनस टू एक्स को भी मैं फंक्शन एफ एक्स बराबर मान लेता हूँ। ए की पावर माइनस टू एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू में माइनस एक्स यूज करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए की पावर क्या आ जाएगा, टू एक्स, ए की पावर क्या आ जाएगा, टू एक्स। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन है उसकी दोनों जगह वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। एफ एक्स नॉट इक्वल क्या है, एफ माइनस। नॉट इक्वल का मतलब फंक्शन ओड है, ओड फंक्शन हमेशा वन वन होते हैं, इवन फंक्शन हमेशा नॉट वन वन होते हैं, एक एक नहीं होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने आ चुका। तो ये मैंने एक बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को हल करने का। बाकी आप
इन सभी फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल के भी इनका आंसर दे सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी हम डेरिवेटिव वगैरह है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब। तो आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।